आपकी ज्यादा नजरें आज तमिलनाडु पर है या पश्चिम बंगाल में है? दोनों स्टेट अपने अपने आप में बहुत खासियत रखते हैं, लेकिन ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से किस स्टेट पर आपकी ज्यादा नजर और क्यों? निश्चित रूप से बंगाल पर बड़ी नज़र है, क्योंकि इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमिलनाडु में जो सरकार है वहाँ पे पिछले 50-30 साल से पैटर्न है डीएमके अन्ना डीएमके। वहाँ बीजेपी को 2 से 5 सीटें मिलने वाली हैं। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो तमिलनाडु में चाहे डीएमके आए या अन्ना डीएमके आए, कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। और ऐसे भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे डीएमके की पोजीशन बेटर नज़र आ रही है। और वहीं बंगाल में ये वो जगह है जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक, पिछले चुनाव में जिस तरीके से माहौल था, बीजेपी ये कह रही थी कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे, और इस बार कह रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब पार्टी क्या, सभी राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार यही कह रहे हैं कि अब नहीं तो कब। और जिस तरीके से पिछले इलेक्शन के बाद जिस तरीके से बीजेपी के समर्थकों पर जिस तरीके से हथियार चलाए गए, लोगों को परेशान किया गया, वो समर्थक आज भी डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि वोट देंगे या नहीं देंगे। तो बात यह है, क्या विकास के नाम पर वोट डलेगा? क्योंकि विकास का मतलब एंटी ममता है, ये बात लोग समझ गए। अगर कोई कहता विकास के नाम पर वोट दीजिए तो समझिए वोट ममता को नहीं जाने वाला है। तो मैं समझता हूँ इस समय पूरे देश में, अकेला मैं नहीं, मेरे साथी भी हैं और आप भी हैं, आप सब समझ रहे हैं कि बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो वो सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा है, और ये वो जगह है जहां देश की राजधानी होती थी। 1911 तक देश की राजधानी रही कलकत्ता, और वह विकास में सबसे पीछे। रोजगार के नाम पर फैक्ट्रियों में तालाबंदी के अलावा क्या हुआ? ये ममता दीदी जो सरकार में आई थी, किस लिए आई थी? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आई थी। और इन्होंने क्या किया? सिंगूर पर विरोध के बाद इन्होंने इस पूरे बंगाल का सत्यानाश कर दिया। विकास के नाम पर लोग रोजगार के लिए बाहर बिहार तक जाने लगे। सोचिए, बंगाल से लोग बिहार जा रहे हैं जॉब करने के लिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साउथ गुजरात, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो विकास नहीं है, जीरो है, और रोजगार है, और इन सब के, और सबसे बड़ी बात है सीमा पार से जो आतंकवाद की सप्लाई है, घुसपैठ की सप्लाई है। आपकी बात से संजीव कौशिक जी अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि संजीव कौशिक जी कहेंगे कि ममता बनर्जी ने फिर जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई उसका क्या, वो आपको नहीं दिखती। अभी जो बीच में तस्वीरें आई थी वो नंदीग्राम की आई थी, और देखिए शुभेंदु अधिकारी जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे, और वो तस्वीरें हम आपको वापस से एक बार फिर से दिखाएंगे, उन तस्वीरों की तरफ लेकर चलेंगे। लेकिन जो मैं कह रही थी कौशिक साहब, फिर आप कहिएगा कि वेलफेयर स्कीम क्या ममता बनर्जी ने नहीं चलाई? आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, 15 साल से सत्ता में है ममता बनर्जी और वहां पर विकास ही नहीं हुआ। वहां के लोगों को ममता बनर्जी से कैसी दिक्कत हो सकती है? लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हर बार हर चुनाव में अगर संजीव कौशिक जी एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? पूर्णिमा, देश के प्रधानमंत्री जब तीसरी बार जीत के आते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा होता है, और हम यही कहते हैं कि विकास के नाम पे जीत के आए हैं। यदि वहाँ पे ममता बनर्जी तीसरी बार यदि जीती है और चौथी बार के लिए प्रयास करे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने वोट दिया और विकास के नाम पे ही वोट दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती वो काबिज है वहाँ पे। देखिए, जब पैटर्न निकाल के आप देखेंगे तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बहुत आसान है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, सामने बंगाल दिखाई दे रहा है। एक धक्का और देने की जरूरत है, 77 से पहुँच जाएगा ऊपर तक। लेकिन बंगाल आसान नहीं है, हमने देखा। नामुमकिन भी नहीं है इस बार, आप ये कह रहे हैं? मुझे मनीष भाई की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं कि इस बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली के इलेक्शन में सोच लिया था कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, उसी तरह से बंगाल में भी यदि भारतीय जनता पार्टी इस बार खिलाफ फतह नहीं करती है तो बहुत मुश्किल है, फिर उसके लिए आसान नहीं है। कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि शायद 77 भी बचाना मुश्किल है, जिस तरह से ममता बनर्जी अभी खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये एक अलग तरह का विश्लेषण है। जब कभी भी आप क्षेत्रीय राजनीति में जाकर के और क्षेत्र के राजनीति करने वाले लोग बाहरी बनाम क्षेत्रीयता की भावना लोगों के बीच में भर दे। சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் வாக்காளர் மக்கள் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று தங்களுடைய ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். சார், இப்ப மக்கள் எதுக்காக நீங்க ஓட் போட்டீங்க சார்? எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க நீங்க? 100% கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு. 100%. சார், வாக்காளர்களுக்கு அதிக அளவு பணம் கொடுத்துட்டு பணத்தையும் இது தேவையில்லாதெல்லாம் கேள்வியில வேண்டாம். இது
இப்போ வந்து தேர்தல் விதிமுறைப்படி இருக்குது. தேர்தல் விதிமுறைப்படி என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ அதை கேளுங்க. சார் வாக்காளர்கள் இப்போ தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற தேர்தலில் வாக்காளர் மக்கள் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று தங்களுடைய ஜனநாயக கடமை तो एआईएडीएम के महासचिव पलानीस्वामी को इस वक्त आप सुन रहे थे, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच में इंतजार नंदीग्राम की तस्वीरों का भी रहेगा। जल्दी से कौशिक साहब अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर उसके बाद रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊं। संदर्भ में यही बात कह रहे हैं कि वहाँ के जो तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वोट किया जा चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाल दिया है। 152 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है और बड़ी ही हॉट सीट शुभेंदु अधिकारी की एक नंदीग्राम और दूसरी सीट, इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि कौशिक साहब आप ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, तो क्या हो गया, नंदीग्राम से निकल क्यों ली? पिछली हार को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, सोचा कि छोड़ ही देते नंदीग्राम। देखिए, चुनौती तो है, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, चुनौती है और ज़बरदस्त चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पिछली बार के जैसे इस बार भी लगा दी है। सारे स्टार प्रचारक, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में तीर हैं वो सब निकाल के चला रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूँ, चाहे तमिलनाडु के संदर्भ में हो या बंगाल के संदर्भ में, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी की वहाँ पे सरकार है और वो इस बात को अपने मतदाताओं के जेहन में घुसाने में कामयाब हो गए कि कोई दिल्ली से बैठ के हमें रिमोट कंट्रोल से नहीं चला बाहरी वाला नैरेटिव। और ये बात क्षेत्रीय लोगों के जेहन में बैठाना, ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण है और यही वो ताकत है जिस ताकत की वजह से ममता बनर्जी भी लगातार सत्ता में कब्जा बनाए हुए हैं और वहाँ की भी स्थिति है। अब ये बात दिमाग से कई तरह के उदाहरण भी हैं। डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो मणिपुर देख लो, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो फिर असम की भी स्थिति देख लो कि किस तरह की स्थिति है। और खास करके असम में क्या स्थिति है, मणिपुर को बंगाल से कंपेयर कैसे कर सकते हो? कहाँ एक छोटा सा बिल्कुल मेरी बात नहीं, आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। खास करके ममता बनर्जी अपने लोगों के जहन में, असम की स्थिति देखिए पहले से कितनी बेहतर है। खास करके ममता बनर्जी अपने क्षेत्र के लोगों के जहन में ये बात बैठा दी है कि हमारे साथ केंद्र की सारी एजेंसियां नाइंसाफी कर रही है। कौन सा क्षेत्र है उनका? अगर वो कौन सा पूरा बंगाल उनका क्षेत्र है? मैंने कहा पूरे कि बंगाल में उन्होंने क्या परिवर्तन लाए जब सीबीआई। सबसे बड़ी बात कौशिक साहब, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप ये कैसे भूल सकते हैं कि सीएम जांच में इंटरवेन करेंगी, हम ये सोच भी नहीं सकते थे।